हमने कभी क्लाइंट को रियल नीड क्या है, उसको चाहिए या नहीं चाहिए, हम नहीं चाहिए तो भी उसके पीछे पड़ जाए। हाँ। ये जो होता है ना, ये इसके लिए ही क्लाइंट लोग LIC एजेंट का या नाम सुन के ही फोन नहीं उठाना या रिस्पॉन्स नहीं करना। तो अगर मैं स्पिरिचुअलिटी और फाइनेंशियल पैशन की बात करूं, डू यू थिंक इट कैन गो हैंड इन हैंड? खाने पीने के प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली के प्रॉब्लम्स है, और फिर आप क्या आपके माइंड को या आपको क्या सेटल करोगे और क्या आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ोगे। आज के ज़माने में अगर आपको स्पिरिचुअल जर्नी में भी आगे बढ़ना है या स्पिरिचुअली भी कुछ पाना है ना, तो पहले आप पैसे से या फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे ना, तो ही आप उस जर्नी पे जा सकते हैं। अगले 10 साल में आपको क्या लगता है एआई एंड फिनटेक जितने भी ट्रेडिशनल एजेंट्स हैं उनके लिए क्या बदलाव लेकर आएगा? जो काफ़ी सीनियर एजेंट है, जो मेरे साथ वाले हैं, जो 35-40 ईयर्स के जो इंडस्ट्रीज में है, अपनी एज की वजह से या अपने एक ट्रेडिशनल वजह से नए चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। यही लोग अगर इसको प्रॉपरली एक्सेप्ट कर लेना, तो ये शायद जो उसने अभी तक किया है ना, उससे 10 गुना एक साल में कर सकते। अगर मैं विकसित भारत 2047 की बात करूं, ऐसे क्या बदलाव आएंगे जिसके लिए हमको फाइनेंशियली रेडी होना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक सोच में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां एक सोच जिंदगी बदल सकती है और एक सही फैसला फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर घर से जुड़ा है लेकिन अक्सर इग्नोर किया जाता है। फाइनेंस, पैसा और फ्यूचर प्लानिंग। हम सब बड़े सपने देखते हैं, अपना घर, बच्चों की पढ़ाई, फाइनेंशियल फ्रीडम, स्ट्रेस फ्री रिटायरमेंट। लेकिन क्या हमने कभी सीरियसली बैठकर ये सोचा है हमारे पैसे का रोड मैप वाकई सही डायरेक्शन में जा रहा है? आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग ही नहीं बल्कि लाइफ फिलोसॉफी को भी डीपली समझा है। 30+ सालों का एक्सपीरियंस, 6 बार LIC MDRT अचीवर, चेयरमैन क्लब मेंबर, बुरेवली के मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर, एक योगा प्रैक्टिशनर और जल्द ही अपनी किताब के ऑथर। प्लीज वेलकम द वेरी इंस्पायरिंग प्रकाश जोशी जी। या थैंक यू वेरी मच निराली जी, और आपका बहुत सहे दिल से आभार करता हूँ कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया, और मैं मेरे को अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ में यहाँ आज बात कर रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रकाश जी फॉर बीइंग देयर। आज जो जो टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? Yes. फाइनेंशियल प्लानिंग एक Correct. सबसे बड़ा टॉपिक आज के ज़माने में इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि अगर लोग फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करेंगे तो जो भी अर्निंग कर रहे कहीं ना कहीं दे आर लूजिंग इट। एकदम सही। राइट, सो वी आर गोइंग टू हैव वंडरफुल कॉन्वर्सेशन प्रकाश जी टुडे, बट बिफोर वी इवन बिगिन मुझे ये जानना है कि आपकी 30 साल की ये इंडस्ट्री में जर्नी रही है करेक्ट। और ये जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है एक सोच, वन आइडिया दैट चेंज्ड योर लाइफ। सो ऐसी कौन सी आपकी सोच थी जिससे आपको लगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज माय थिंग? ये एक बहुत इमोशनल क्वेश्चन है मेरे लिए। मेरे पिताजी भूटान में जॉब करते थे। मेरा छोटा भाई एजुकेशन ले रहा था गुजरात में, और मैं यहाँ मुंबई में मेरे मामा के साथ रहता था। मेरे मामा को सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ आया था गुजरात से, मेरा ग्रेजुएशन करने के बाद। और मुझे पता भी ना चला और मेरे पिताजी का जॉब चला गया, और पिताजी अचानक उधर उसको खाली 10 डेज का नोटिस दिया गया और वो तुरंत मुंबई आ गए। और पिताजी के पास कुछ भी मूडी न था, और मेरे पास भी कुछ नहीं था क्योंकि अभी जस्ट मैं ग्रेजुएट हुआ था। हालांकि मैं कॉलेज के टाइम पे भी मैं खुद कुछ न कुछ काम कर रहा था, लेकिन मेरे पास कुछ पैसा ना था, ना पिताजी के पास कुछ सेविंग था। और उस टाइम जब ऐसा हुआ कि पैसे का इम्पोर्टेंस क्या होता है, और वो जो एक शौक लग गया। और बेसिकली मैं कॉमर्स स्टूडेंट था, तो मेरा वो जर्नी थोड़ा आसान उस हिसाब से हो गया कि मैं वही फील्ड में कंटिन्यू किया। और उसके साथ में कॉलेज के साथ में मैं अकाउंट राइटिंग वगैरह काम करता था, तो मैं थोड़ा उसमें आगे बढ़ते गया और मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। और मुझे कंपलसरी ये फील्ड में आना पड़ा, ऐसा मैं मान सकता हूँ, क्योंकि मुझे
ग्रेजुएशन के बाद में मुझे एक्चुअली एडवोकेट बनना था, ओह! लेकिन ये जो सर्कमस्टेंसेस सब ऐसे अचानक आ गए कि मुझे कुछ सोचने का मौका भी ना मिला, और मुझे उस टाइम केवल पेरेंट्स को कैसे सर्वाइव करना, भाई का एजुकेशन कैसे होए, वो सब जो देखना था। तो मेरे पास कोई और ऑल्टरनेट था नहीं कि मैं ये सब काम ही करूं, और मैंने यही काम था। और पेरेंट्स के आशीर्वाद को या अच्छे लोगों की सब संगत, ये सब की वजह से मैं स्लोली, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं बहुत अचीवर हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा कुछ अचीव किया है कि जो मेरे पेरेंट्स अब प्राउड ऑफ यू प्राउड करते टुडे। हैं। बट मुझे ऐसा लगता है ये जो संघर्ष हमारे लाइफ में आते हैं उससे ही हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। करेक्ट। और दूसरी बात, मैं हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ कि मैं कईयों की कहानी सुनती हूँ और सभी के कहानी में एक चीज कॉमन होती है कि फील्ड उनकी परिस्थिति की वजह से उन्होंने चूज किया होता है। पर Correct. मुझे ऐसा लगता है कि हम फील्ड नहीं चूज करते, फील्ड हमें चूज करती है। करेक्ट, एकदम सही। राइट, इवेंचुअली फील्ड हमारे पास आती है कि नहीं, दिस इज व्हाट यू आर, करेक्ट। और ये आपके लिए बेस्ट है। सो सही है। कहीं ना कहीं अगर वो संघर्ष आपके लाइफ में नहीं आते तो शायद आप आज जो पोजीशन पे हो वो नहीं नहीं होते। बहुत सही है। सो जैसे मैं आपकी जर्नी की पूरी रिसर्च कर रही थी, मैंने ये भी देखा कि यू आर ऑल्सो योगा इंस्ट्रक्टर, राइट? इट्स बिन 30 इयर्स ऑफ योर जर्नी, 30 साल हो चुके हैं आपके इंडस्ट्री में। फिर योगा किस तरीके से आपकी लाइफ में आया? जैसे ही मैंने मेरा ये फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट किया, और करीब 10 साल हुआ अभी, तो मैं मतलब 10 साल से थोड़ा थोड़ा मैं सेटल हो रहा था। उसी टाइम पे वापस कुछ ऐसे सेटबैक आए, कुछ ऐसे लॉस मेरे को आ गए कि मैं एकदम ही बैकफुट पे आ गया। मेरे खुद के घर होने के बावजूद मैं घर में नहीं था, ओ, और उस टाइम फैमिली का भी ऐसा सपोर्ट ना था। फिर भी मैंने संघर्ष चालू रखा, और बाद में वाइफ ने थोड़ा सपोर्ट किया, और उसके साथ में योगा का मेरा ये जर्नी एक स्टार्ट हुआ नया। और जैसे ही मैंने योगा स्टार्ट किया, तो विद इन 1 और 2 ईयर्स जो भी मेरा सेटबैक था वो सब खत्म हो गया, और मैं Correct. वापस एकदम, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं जैसे चीता 2 पे पीछे जाता है और फिर वापस वो जंप मारता है, ऐसे मैंने जंप मारा, करेक्ट, और वो मेरा सेटबैक सब खत्म हो गया, और उसके अलावा मैंने कुछ पाना चालू किया। करेक्ट। दैट्स व्हाई योगा वो मेरी लाइफ में बहुत मेरे एकदम करीब है, और उससे मुझे हेल्थ, वेल्थ, मेंटल पीस, मेडिटेशन वगैरह है, या सब कुछ में मुझे बहुत हेल्प करता है। और कोई भी परिस्थिति में मैं आप काम रह सकता हूँ, ऐसा सब जो फर्क आया है आप बहुत। प्रकाश जी कई बहुत ज्यादा फिट भी लग रहे हो ये उम्र में। अगर आप Thank you. हमारे हमारे एज के लोगों की बात करो तो कहीं ना कहीं बहुत लेड बैक होते हैं, कहीं ना कहीं बहुत आलसी हो जाते हैं काम करने में भी या फिर अपना पैशन को जीने में भी। मैंने Yes. देखा है आपके जैसे जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। करेक्ट, यू नो, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं सीखता रहूंगा, मैं Correct. आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। ये Correct. कॉमन चीज है, मैंने हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में देखी है, और आप में भी मुझे आज वही परछाई दिख रही है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप जो भी करते हो वो आपके मेंटल हेल्थ से बहुत रिलेटेड है। करेक्ट। Do you really think that everything is related to your mental health, whether it is your success or whether it is your way of dealing with things? करेक्ट। मेंटल पीसफुल के लिए या मेंटल स्टेबिलिटी के लिए योग के साथ साथ में मैं और भी ऐसी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करता हूँ जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। जैसे मैं ओल्ड एज होम में जाता हूँ, Oh, wow. और मैं गौशाला में भी कंट्रीब्यूट करता हूँ। एक गौशाला है, वो हम लोग चलाते हैं। वहाँ पे कोई स्वामी जी है, कोई साध्वी लोग हैं, वो लोग उधर रहे, उन लोगों के साथ में मैं जुड़ा रहता हूँ। और एक इम्पोर्टेंट बात, एवरी मंथ ऑफ फर्स्ट थर्सडे मैं मौन रखता हूँ। Oh, तो उस दिन मैं ना मोबाइल देखता हूँ, ना किसी से बात करता हूँ, और हो सके तो कोशिश करता हूँ कि मैं वो गौशाला है वहाँ चले जाता हूँ अकेला, वहाँ ही पूरा दिन रहता हूँ, और मैं मेरा मोबाइल रात को 11 बजे ही देखता wow. So हूँ। ये सब जो है ये मेरी मेंटल, जो भी peace आप के पूछ लिए। रहे हो वो उसी की वजह से है। और उस दिन मैं खाली बुक पढ़ता हूँ, और मैं योगा के साथ साथ में मैं ओशो का बहुत लवर हूँ।
हम्म। तो मैं उसकी शिविर वगैरह भी अटेंड करता हूँ। जस्ट बिफोर 1 वीक करेक्ट। मैं उनका एक ओशो का शिविर यहाँ पे गुजरात में नारगोल है, वहाँ जाके आया। तो ये सब करने से मेंटल पीस और मेंटल स्टेबिलिटी आती आपने बिल्कुल सही बोला प्रकाश जी, बिकॉज मुझे लगता है अगर आप खुद खुश रहोगे तो आप अपने फैमिली से लेके, फ्रेंड्स से लेके, अपने बिजनेस से लेके, अपनी टीम से लेके सभी को खुश रख सकते हो। है। अगर आप खुद स्वयं हैप्पी नहीं हो या खुश नहीं हो या सेटिस्फाइड नहीं हो तो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज है कहीं ना कहीं हमको खटकती है, राइट। जैसे आपकी ये जर्नी रही है, 30 साल की जो जर्नी रही है, हजारों से भी ज्यादा क्लाइंट को आप ऑलरेडी सर्व कर चुके हो, फाइनेंशियल प्लानिंग उनकी कर चुके हो। ऐसा कोई यादगार या ऐसा कोई मोमेंट रहा है जहाँ पे क्लाइंट की सोच ने शायद आपके वे ऑफ थिंकिंग को चेंज किया हो? ऐसे तो इंसिडेंट तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन एक एक इंसिडेंट मुझे बार बार याद रहता है और खटकता भी है। ये करीब मेरे ख्याल से 25-26 साल पहले की बात है, जब भी मैं अभी इतना थोड़ा नया नया था, और तब मैं गोरेगांव में रेंट पे रहता था। हम्म। तो उस टाइम हमारे यहाँ मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे ट्रेन में, ओ। और मेरे एक फ्रेंड का, पार्टनर के ब्रदर का उसमें डेथ हो गया। ओ माय गॉड। तो उसका इंश्योरेंस की सब क्लेम वगैरह था, वो सब उनके किसी रिश्तेदार ने सब सेट कर दिया था। और वो चाहते थे कि मेरे ब्रदर की फैमिली के लिए और भी कुछ मैं ऐसा प्लानिंग करूं, और उसने मुझे कॉल करके, उसने, मेरे फ्रेंड ने कहा कि वो तुमको बुला रहे हैं और तुम मिलने को आ जाओ। हम्म। तो मैं उनकी ऑफिस में, उसने बोला कि आप शार्प 9 बजे तक आ जाना। वो है ना 9:20 को चला जाएंगे। हम्म। उनको उस टाइम बॉम्बे ऑफिस रहा करती थी डायमंड मार्केट की, तो बोले कि 9:20 को उनको ट्रेन रहता है, हम्म। और वो है ना किसी भी हालत में वो ट्रेन मिस नहीं करता है। वो बहुत हम्म। बड़ा आदमी था, हालांकि, लेकिन उसका ऐसे एक प्रिंसिपल था कि मैं ये ट्रेन में ही जाऊंगा, मेरी ऑफिस खोलने का टाइम वगैरह वो। और उस दिन मैं ट्रैवल करके बाइक से, तभी मैं चला था तो बाइक से गया, और मेरे को थोड़ा लेट हो गया, और मैं 9:25 को उसके ऑफिस में पहुंचा, और 9:25 को तो वो चले गए थे। हम्म। और उसने, मेरे दोस्त ने बोला कि मैं तुमको बोला था ना 9 बजे आप आ जाना, 9:20 को वो चला जाएगा, 9 उसके बाद में वो नहीं, तुम्हारे लिए किसी के भी लिए नहीं रुकता है, नहीं रुकेगा। अभी आज की बात तो खत्म होगी, अभी कल वापस मैं उससे बात करूंगा या परसों, जब भी वो अभी वापस यहाँ पे, वो रोज यहाँ आते भी नहीं, वो जब भी यहाँ आएंगे तब मिल। हम्म। और मेरे को इतना अफसोस हुआ कि वो दिन बाद में आया ही नहीं। ओ। और बाद में मुझे पता चला कि उस टाइम उसने करीब 50 to 70 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया था, ओ माय जो मैंने गॉड। लॉस किया। तो वो जो 2-4 मिनट का या 5 मिनट का जो मेरा मिस्टेक हो गया मेरी लाइफ का, ऐसा मेरे को, और इतना मतलब आज भी मेरे को बहुत याद आता है, तो फील होता है कि नहीं ये, तो उससे मैं, उस टाइम से, बाद से मैंने 99.9% मैं टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत एग्जैक्टली। ट्राई करता हूँ कि मैं जैसा हो सके उस टाइम पे मैं जाऊँ किसी भी, क्योंकि वो है ना, मैं जब भी मेरे को कोई नया क्लाइंट पर्टिकुलरली जब टाइम देता है ना, तब मुझे वही याद आता है कि वो मुझे तुरंत सामने आता है कि नहीं, वो आज ऐसा नहीं होना चाहिए। करेक्ट। तो वो एक मेरे को, कई चीजें आप हाँ, अपने। जो इसमें मेरे को मतलब वैसे डायरेक्टली कुछ गेन नहीं हुआ, हाँ। लेकिन इनडायरेक्ट गेन जो हुआ ना, नो, हंड्रेड दैट इज द परसेंट वेरी सुपर्ब। हम आज जो भी है, जो भी कर रहे हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस ने हमको सिखाया है, राइट। करेक्ट। अभी तो काफी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है, आप लोग के जमाने में वो टाइम पे इट नहीं, वाज जरा भी नहीं। वेरी डिफिकल्ट। इट वाज वेरी डिफिकल्ट, मतलब अगर आप 6 बार LIC MDRT रह या चुके हो, राइट। मुझे ये भी सुनने में आया है अगर कोई भी LIC एजेंट आपके पास आता है तो आप कहीं ना कहीं दिमाग में यही सोचते हो कि यार अब ये पैसे मांगने आ गया। आपका क्या विचार है उस बारे में? हाँ, करेक्ट। 90% हमारी ही कम्युनिटी ने ही एक हमारा खुद का ही परसेप्शन ऐसा परसेप्शन। बना दिया है हम्म। कि हम लोग उसी हिसाब से बात करते हैं। हम्म। हमने कभी क्लाइंट को रियल नीड क्या है, उसको हाँ। क्या चाहिए, करेक्ट। उसको चाहिए या नहीं चाहिए, हम हम्म। नहीं चाहिए तो भी उसके पीछे पड़ जाए, हाँ। ये जो होता है ना, ये इसके लिए ही क्लाइंट लोग
LIC एजेंट का या नाम सुन के ही फ़ोन नहीं उठाना या रिस्पॉन्स नहीं करना बहुत काफ़ी। सही बात है हाँ, ये। तो मैंने मेरी इतने साल की जर्नी में ये देखा है कि जब तक आप क्लाइंट का नीड और उसका टोटल फाइनेंशियल जो भी रिक्वायरमेंट्स है या जो भी उसकी फ्यूचर की गोल्स है उसके बारे में अगर आप नहीं सोचोगे तो क्लाइंट आपको ऐसे ही इग्नोर करेगा। करेक्ट। और मैं फाइनेंशियली मैं मैक्सिमम क्लाइंटों का इनकम टैक्स भी देखता हूँ, उनका अकाउंट सिस्टम भी देखता हूँ। तो मेरे अप्रोक्सीमेटली 70 टू 75% क्लाइंट ऐसे हैं जिसका मेरे पास इन एंड आउट सब कुछ है फाइनेंस के बारे में, कि वो कौन सी गाड़ी यूज़ कर रहा है, उसके पास मेरे अलावा और कहाँ क्या इन्वेस्टमेंट है, उसका टैक्सेशन का क्या इश्यू है, उसका फैमिली का क्या। इवन मैं बहुत मतलब एकदम मेरा सब क्लाइंट के साथ फैमिली रिलेशन रहता है। ओके। तो मैं वो किसी भी घर पे भी ऐसा नहीं होता है कि प्रकाश भाई एज एजेंट या ऐसा एडवाइजर, मैं ऐसा कभी भी किसी के साथ रखता ही नहीं। करेक्ट, आपने ये बहुत सही चीज बोली सर, कि क्लाइंट को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। कोई भी बिजनेस हो, चाहे LIC हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे कोई भी सर्विस इंडस्ट्री हो, अगर आप क्लाइंट की नीड क्या है उसको समझ ही नहीं पाओगे तो आप 100% उसको क्लोज नहीं कर पाओगे। करेक्ट। और ये भी चीज आपने सही बोली कि हमारे इंडस्ट्री के लोगों ने ही ये परसेप्शन कस्टमर्स के अंदर डाला हुआ है, बिकॉज वो लोग बहुत ही ज्यादा लाइक ऐसे बोलते हैं ना कि भाई बार 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 कॉल करना, बार बार कॉल करना, बार बार, उसी कारण ये पूरा एक एक परसेप्शन क्रिएट हो गया है लोगों के सामने कि नहीं यार LIC एजेंट आ गया। वो जमाने में LIC वॉज द थिंग जो बहुत ज्यादा चलती थी। अगर मैं अभी के जमाने की बात करूं, अभी तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं मार्केट में। अगर मैं फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करूं, सो डू यू थिंक कि आप लोगों के लिए LIC सेल आउट करना हैज बिकम लिटिल डिफिकल्ट? डिफिकल्ट भी है और डिफिकल्ट नहीं भी है। डिफिकल्ट उस एंगल से है कि आप उनके साथ क्लाइंट के साथ में कैसे बिहेव करते हो। डिफिकल्ट नहीं है कि क्लाइंट की क्या नीड है और उसके साथ में आप बात करो, तो मुझे नहीं लगता है कि एक से दूसरी मीटिंग की भी जरूरत है। करेक्ट। और अभी जैसे मेरा अभी कंटिन्यू मेरे 4-5 क्लाइंट को साथ मीटिंग्स वगैरह चल रहा है, उनके साथ बात चल रही है, तो उसी में मैंने उसके साथ कितनी भी मीटिंग हुए, मैं कभी उसको नहीं बोलता हूँ कि आज का आज फाइनल। एग्जैक्टली। वो आज बोलेगा वापिस कल, कल बोलेगा 2 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, लेकिन मैं उसको ये नहीं बोलता हूँ कि तुम आज का आज फाइनल करो। हमारे जो भी एजेंट्स मित्र है या जो भी एडवाइजर्स है, उन लोगों का क्या होता है कि ये क्लाइंट आज मेरे से बात कर रहा है, कल को कहीं और से ले लेगा, हाँ, मुझसे नहीं लेगा, उसको डर लगता है। करेक्ट। मुझे डर नहीं लगता, नहीं लेगा तो कोई बात नहीं। मैं ऐसा हुआ है मेरे लाइफ में कि भी मेरा क्लाइंट के साथ बात चल रहा है और कोई रिलेशन वाले या कोई पड़ोस वाले या कोई भी आके उनसे बिजनेस कर लिया, नो उससे कोई मेरे को कोई ऐसा डर नहीं, ऐसा वो खराब नहीं लगता, ठीक है कोई बात नहीं। कभी ना कभी वो क्लाइंट को जब भी कुछ तकलीफ होगी या महसूस उसको होगा कि भी मैंने गलत किया है, तब वो मेरे पास आएगा। करेक्ट। और आए हैं, और तब उसको फील भी हुआ है। और तब जो फिर बाद में वो क्लाइंट मेरे से जुड़ता है ना, वो तो क्या उसके 2-2 पीढ़ी तक। मेरे पास ऐसे क्लाइंट है जिसकी 3 जनरेशन से मैं काम कर रहा हूँ। करेक्ट। मुझे लगता है ये बहुत ही ट्रस्टफुल इंडस्ट्री है, जहाँ पे लोग बाई करते हैं ट्रस्ट, 100%। और ट्रस्ट की वजह से ही आपके क्लाइंट्स लॉन्ग टर्म आपके पास रहते हैं। अगर मैं करंट बजट की बात करूं सर, 12 लाख जो टैक्स फ्री की बातें हो रही है, आपको लगता है ये रियल गेम चेंजर है? 100% अच्छा है। गवर्नमेंट ने आम पब्लिक के लिए बहुत अच्छा किया है। और गवर्नमेंट ने मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं समझता हूँ टैक्सेशन को, उस हिसाब से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक थ्रू ट्रांजेक्शन्स करें, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया। करेक्ट। कि लोग डरते हैं कि मुझे टैक्स भरना पड़ जाएगा, मुझे टैक्स भरना। और हमारे इंडिया के अंदर मैंने जहाँ तक देखा है ना कि लोगों को टैक्स देना है ना चूकता है, अच्छा नहीं लगता है लोगों को टैक्स देना। फॉरेन में मैंने देखा है, जहाँ पे अभी समझो इंडियंस लोग भी फॉरेन में जाते हैं ना, तो वहाँ पे वो अपनी कैलकुलेशन टैक्स करके बाद में ही बताते हैं करेक्ट
कि मेरे को 100 रुपीज़ मिल रहा है तो वो बोलेगा कि मेरा 30 जा रहा है, वो बोलता है मेरा इनकम 70 रुपीज़ है। वो टैक्स को मतलब वो बाय डिफॉल्ट वो मेंटली प्रिपेयर्ड है। प्रिपेयर्ड है ये। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ टैक्सेशन की जो लिमिट थी ना 2, 3, 5, 6 लाख जैसे जो छोटी छोटी, तो उसकी वजह से लोग चोरी करते थे। करेक्ट। अब ये 12 लाख होने के बाद में और काफ़ी दूसरे भी एडिशनल बेनिफिट की वजह से लोग अभी ओपनली 10-12 लाख रुपए तक का रिटर्न फाइल आराम से करते हैं, जो कि रियल में कमा रहे हैं। करेक्ट। और अभी ऐसा हो गया ना कि 12 लाख रुपए के ऊपर 25 लाख भी होता ना, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी 12 लाख उसने कर दिया है तो ठीक है, चलो हम फिर भी टैक्स देने के लिए रेडी है। करेक्ट। मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए लोग। और अभी यंग जनरेशन है ना, उनको टैक्स के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना मिडिल एज या ओल्ड एज वाले को आज भी थोड़ा तकलीफ हो रही है। लेकिन वो एक साइकिल है। ये साइकिल जब इस पूरा घूम जाएगा तो लोग हमारे यहाँ भी फॉरेन के माफी की टैक्सेशन को काउंट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है फॉर टैक्सेशन मैटर। हमारे इंडस्ट्रीज के लिए थोड़ा ये सेटबैक है। अच्छा। क्योंकि उसमें जो टैक्स बेनिफिट मिलते थे जो, वो सब उसमें निकाल दिए। तो जो टैक्स बेनिफिट के लिए इन्वेस्टमेंट करते थे वो लोग ने इन्वेस्टमेंट करना या तो बंद कर दिया या स्टॉप कर दिया। उसकी वजह से काफ़ी सारे क्लाइंट ने बैकआउट कर लिया इन्वेस्टमेंट को, तो कोई कोई लोगों को नुकसान भी हुआ, एडवाइजर्स को। करेक्ट। लेकिन ये तो सब पार्ट ऑफ इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। या इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। एंड ये हमारे पर भी है कि हम किस तरीके से वो क्लाइंट को हमारे पास रख पाए, चीजों को समझा करके। अगर मैं आज के यंग ऑडियंस की बात करूँ, से तकरीबन 25-30 साल के इंडियंस की बात करूँ, तो उनका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? पोर्टफोलियो के लिए है ना निराली जी, कोई ऐसा फिक्स नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। हर एक की अपनी घर की परिस्थिति, अपने फैमिली बैकग्राउंड, उसका फ्यूचर का क्या गोल्स है, उसके ऊपर होता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यंग जनरेशन ने अगर उसने नया नया जॉब स्टार्ट किया है तो 3 ऐसी चीज़ें जो उसको आज के हमारे ज़माने के हिसाब से उसको मेंटेन करना चाहिए। आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जॉब अनसर्टेनिटी। आज ऐसे बड़े बड़े लोगों का भी सुबह मेल आ जाता है कि कल से आप जॉब पे ना मत। एग्जैक्टली। और ऐसे यहाँ इंडिया में भी नहीं, फॉरेन में भी हो रहा है, सब जगह पे। यस, दैट्स व्हाई आपके पास कम से कम आज आपका जो भी मंथली एक्सपेंस है उसका 3 to 6 मंथ का सरप्लस एज ऑन कैश आपके बैंक में या आपके पास ऐसे होना चाहिए ताकि आपकी जॉब कल चली जाए तो आपको 6 मंथ तक आपके फैमिली को सफर ना करना पड़े। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि यंग जनरेशन को ये अपना पहला प्लानिंग करना चाहिए कि भी मेरे पास कम से कम 6 महीने का मेरा घर खर्च के लिए या मेरे EMI का मेरे पास प्रोविज़न है कि। दूसरा, उसके पास अपना खुद का एक टर्म प्लान, ताकि वो अगर कल को ना रहे तो उसका फैमिली सफर ना। और तीसरा, उसका और उसके पूरे फैमिली का इंक्लूडिंग देयर पेरेंट्स, उनका हेल्थ इंश्योरेंस प्रॉपर होना चाहिए और एडिक्वेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं अभी ठीक है चलो कर दिया। आजकल बहुत मैंने ऐसा पाया है, मेरे एक्सपीरियंस से, कि बहुत कम मेडिक्लेम इंश्योरेंस रहता है। बड़ा जब एक्सपेंसेस आता है तब फिर अफसोस करता है, तो बहुत लेट हो जाता है। एग्जैक्टली। तो ये 3 चीज अगर यंग जनरेशन अभी से ही स्टार्ट करे कि अपना इमीडिएट नीड के लिए जो भी अरेंजमेंट करना है, वो एक उसका खुद का टर्म प्लान और उसके फैमिली के लिए हेल्थ प्लान, ये 3 के ऊपर उसको सबसे पहले काम करना चाहिए। बाकी उसका इक्विटीज या म्यूचुअल फंड या SIP वो सबको उसको जरूर करना चाहिए, लेकिन उसको इस 3 चीज के बाद भी करना चाहिए। करेक्ट। मतलब ये बेसिक्स है। अगर ये आपके पास हो गया तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है। यस, कोई भी सर्कमस्टेंसेस में क्योंकि बाकी के इन्वेस्टमेंट है ना, ये 3 चीज जो दे रही है ना, वो बाकी के इन्वेस्टमेंट आपको नहीं दे रही। करेक्ट। दैट्स व्हाई आपको इसके ऊपर ही पहले कंसंट्रेट करना चाहिए, वो अपने आप हो जाएगा। करेक्ट। लेकिन आप यही नहीं करेंगे, आप बेसिक नहीं है, आप न्यू नहीं है और आप बिल्डिंग बनाओ पैसा। करेक्ट। जैसे आपने हेल्थ इंश्योरेंस की बात की, कई लोग एक ही चीज सोचते हैं कि यार ये हेल्थ इंश्योरेंस में पैसे डालेंगे तो यार ये पैसा तो सिर्फ हेल्थ के इसमें ही जाएगा,
मतलब हम लोग जबरदस्ती बोल रहे हैं कि हम लोग को कुछ होने वाला है। ऐसे लोगों के साथ आप मिले हो, मतलब आप ऐसा परसेप्शन वाले लोगों को मिले हो आप? हाँ हाँ, बहुत ऐसे भी मिले हैं, और ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने बड़ी बड़ी एज होने के बाद में, कभी कभी क्या होता है, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सबको बीमारी आती है। करेक्ट। अभी 12 12 15 15 साल तक कोई पैसा भर रहा है भर रहा है भर रहा है, और उसको कभी बीमारी आती नहीं। नहीं आती, यस। और फिर वो बोलता है मैंने 12 साल में इतना पे किया, मैं आज उसको रख दिया होता तो इतना हो जाता। ये हाँ वो हाँ, कैलकुलेशन करके वो कैलकुलेशन। बोलता है कि तो फिर मैं अभी, और उसने बंद कर दिया, और उसके बाद ही और आया। उसके बाद में ही उसको क्लेम आया। करेक्ट। मैं एक लाइव सही एग्जांपल बात है। बताऊं, मेरा एक खास दोस्त, और वो खुद एडवोकेट, हम्म। खुद इंश्योरेंस प्लानर, हम्म। कोरोना के पहले 17 18 साल से उसका खुद का फैमिली मेडिक्लेम उसने स्टॉप कर दिया। ओ माय खुद का, गॉड। अभी खुद ही प्लानर, खुद एडवोकेट भी है, और कोरोना में उसकी वाइफ को एडमिट करना पड़ा। ओ शिट। उसका उसको वो हरिद्वार में कुंभ मेले में गए थे, और वहां पे उसको प्रॉब्लम हुआ, और वहां पे उसको एडमिट किया, फिर बड़ौदा लाए। 25 से 27 लाख रुपए का खर्चा हुआ, और वो मैडम बच नहीं सकी, और पूरा का पूरा पैसा उसका घर का गया। तो ये होता है कि कैसे आप सोचते सडन, हो। या आई मीन नथिंग इज प्रेडिक्टेबल, राइट? ये कई अनसर्टेनिटीज लाइफ में आ सकती है, एंड आई बिलीव दैट हेल्थ इंश्योरेंस शुड बी मस्ट। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाओ तो ये सब मैंडेटरी जैसा है। मैंडेटरी है। करेक्ट। इंडिया में नहीं है, इसको एक खर्चे में गिना जाता है। बट गाइज, आई हैव बीन थ्रू दिस एग्जांपल इन माय ओन फैमिली। जैसे मैं अपने ही इन लॉज की बात करूं, मदर इन लॉ की बात करूं, कई सालों से हम मेडिक्लेम कर रहे थे। फिर उनको ही लगा कि अब तो निराली स्टॉप कर देना चाहिए। हमने स्टॉप कर दिया। दूसरे ही महीने वो ऐसे बीमार हुए, ओह माय गॉड। ऐसे बीमार हुए तो उनको महीने 1.5 महीने तक हमको हॉस्पिटल में रखना पड़ा। सो दोज आर अनसर्टेन एक्सपेंसेस, right? End of the day, those are expenses. So I believe that even in India, I believe that government should make this compulsory. Health insurance should be mandatory, because अगर आप हो तो आप दुनिया चल सकती है। 100%। अगर आप ही नहीं रहोगे तो बाद में करोगे क्या, आपकी फैमिली क्या करेगी? सो इट शुड बी मैंडेटरी। हैविंग सेड दैट, अगर मैं कपल्स की बात करूं आफ्टर मैरिज, उनका फाइनेंशियल प्लानिंग कैसा होना चाहिए? आफ्टर मैरिज, अगर मैंने जैसे यंग कपल का आपको बोला ना, हम्म। तो 50% तो उसी को ही हम लोग कंसिडर करेंगे कि सिमिलरली उसने अपना टर्म प्लान पहले तो अपना उसको एडिक्वेट रखना चाहिए, और जितना हो सके उतना उसको है ना अपना फ्यूचर का प्लानिंग, यानी कि ओल्ड एज का प्लानिंग जितना हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए। करेक्ट। क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छा बात बहुत टाइम पहले कहा था कि 80 साल या 90 साल का पर्सन भी ऐसा फील नहीं करता है कि मैं कल मरने वाला हूँ। हालांकि उसको अभी जाने में ज़्यादा दिन नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसा ही फील करता है, और उसका बिहेवियर वैसा ही होता है जैसे वो 40 50 का है। एग्जैक्टली, राइटली सेड। तो वो जो प्रिडिक्शन, वो तो उसका हम लोग अगर यंग एज से 35 या जब ये 30 या उसके एज से हम लोग ने कुछ एक छोटा सा स्मॉल प्लानिंग उस टाइम के लिए करके रख दिया होगा ना, तो वो जब पेड़ बड़ा होगा और उसके जो फल आएंगे ना वो इतने मीठे लगेंगे ना कि उसका आप सोच नहीं सकते। करेक्ट। लेकिन इंडिया के अंदर 90 to 95% पीपल ये नहीं सोचते, और वो प्लानिंग नहीं करते। तो ये यंग कपल्स जो भी है जिन्होंने अभी अभी मैरिज किया है, तो उन्होंने अपना फैमिली प्रोटेक्शंस और हेल्थ इंश्योरेंस के साथ ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट, भले Correct. उनकी लिमिट 1000 रुपये की तो 1000, 5000 की तो 5000, 50,000 की तो 50,000, लेकिन स्टार्ट करें मंथली। करेक्ट। और वो उसको जो ओल्ड एज में काम आएगा ना, वो इतना उसको अच्छा लगेगा कि उसको उसको बेटे के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपने बेटे की बात की, बच्चे की बात की, तो अगर यंग पेरेंट्स है, राइट, अभी अभी बच्चा हुआ है, उनकी एजुकेशन की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका मैडम, क्योंकि 50 to 70% पेरेंट्स बच्चे के लिए जान लगाते हैं, लेकिन पैसा नहीं लगाते। करेक्ट। तो अभी
अभी ऐसा है ना कि बच्चा बोलेगा कि मुझे ये दिला दो, वो दिला दो, तो वो सब आप करोगे, लेकिन उसका फ्यूचर का एजुकेशन का प्लानिंग के लिए आप प्लान नहीं करते हो, क्योंकि बच्चा मांगता नहीं है हम्म। और आप गलत कर देते हो। करेक्ट। उससे अच्छा है कि जब बच्चे को हायर एजुकेशन हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, सपोज आजकल फॉरेन पढ़ने को, उसका या प्लानिंग अगर उसने अभी से ही स्टार्ट कर दिया कि भी वो एसएससी के बाद में जब भी वो आगे पढ़ेगा तो उसको क्या फंड लगेगा, वो सब प्लान अगर वो अभी से कर लेते हैं तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, और वो इतना छोटा इन्वेस्टमेंट होता है कि हम हमारे पर डे के एक छोटा सा 10-20 रुपए को भी अगर काउंट करेंगे ना तो भी वो हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं, करेक्ट। लेकिन हम काउंट नहीं करते और करते नहीं। नहीं करते हैं। और फिर जब ये आएगा तभी क्या करते हैं, अपने वो कुछ पीएफ का सेविंग है या किसी से लोन लिया या किसी से कुछ भी झोल झाल करके फिर वो अपने बच्चे को जैसे तैसे पढ़ा रहा है। या और कहीं कहीं जब ये ऐसा होता है कि बच्चा होनहार है लेकिन आपके पास कैपेसिटी नहीं है, तो आप आपके बच्चे को आप अच्छी जगह पे एजुकेशन के लिए भेज नहीं सकते, एग्जैक्टली। तो ये बहुत ट्रेजेडी हो जाती है। तो जितना हो सके उतना जल्दी, जैसे ही बच्चे का बर्थ हुआ उसी दिन से आप बच्चे के लिए कुछ ना कुछ स्टार्ट कर दीजिए। मुझे लगता है कि आप जैसे प्लानिंग करने के बारे में सोचो ना, उसके पहले ही आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हो जानी चाहिए। करेक्ट। ताकि वो एक एक इंडिया का ये कल्चर रहा है या फिर ये एक साइकिल रहा है। मैक्सिमम लोग एक ही चीज सोचते हैं कि चलना बच्चा अपना नसीब लेकर आता है। हाँ, ये एक स्टेटमेंट मैंने सभी से सुना है, हमारे पूर्वज से भी सुना है, हमारे एडल्ट से भी सुना है कि बच्चा अपना नसीब लेकर आएगा। वो अपने बच्चे का नसीब से ही आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। हाउ रियल इज दैट? अभी तो कितने किस्से आ रहे हैं कि बच्चे को भी मार जाते हैं, नहीं हो सकता है अभी। Correct. तो ऐसे तो बहुत सारे ट्रेजेडी इसी वजह से होती है कि वो प्लानिंग नहीं होती। एग्जैक्टली। और छोटी सी प्लानिंग से भी शुरुआत क्यों नहीं करते हैं लोग, क्योंकि सबसे बड़ा हमारे यहाँ है ना, फाइनेंशियल इलिटरेसी बहुत है। बहुत ज्यादा। तो लोगों को मतलब अभी समझो मेरे को ही मालूम नहीं है कि मुझे आगे क्या करना है, तो मैं मेरे बच्चे को क्या बताऊंगा। और मैं मेरे बच्चे के लिए ही नहीं सोचता हूँ तो खाली क्या सोचूंगा, आज कल बच्चे को क्या चाहिए, परसों बच्चे को क्या चाहिए, उसके लिए सोचते हो। 20 साल के बाद बच्चे को क्या चाहिए उसके लिए नहीं सोचते। और आज दूसरा है कि एजुकेशन का जो इन्फ्लेशन है या वो तो अभी अराउंड Peak पे है। हमारा इससे डबल है। खाने पीने का जो इन्फ्लेशन है ना वो 5 से 6% के आसपास घूमता है, ये 12% पे घूमता है। नहीं, हाईएस्ट एक्सपेंस तुम्हारा जाता है एजुकेशन में, एजुकेशन इसलिए अभी आज लोग सिर्फ एक ही बच्चा कर रहे हैं। तो 25-50 लाख रुपया आज जहाँ पे एजुकेशन हाँ। में लग रहा है, वहाँ पे समझो आपको 15 साल के बाद बच्चे का प्लानिंग करना है तो आपको उसका 1-1.5 करोड़ का सोचना पड़ेगा। करेक्ट। और आप 1-1.5 करोड़ का सोचोगे नहीं तो आप क्या करोगे। और बाद में क्या करते हैं, जो भी थोड़ा बहुत सेविंग है वो डालेंगे और फिर एजुकेशन लोन लेंगे। एजुकेशन लोन लेने का बुरा नहीं है, लेकिन एजुकेशन लोन लेने से आपने आपका रिटायरमेंट खतरे में कर दिया, क्योंकि Correct. आपको बाकी का भी जब तक वो बढ़ता है तब तक आपको इंटरेस्ट पे करना है। फिर वापस अगर बच्चा उसका एजुकेशन खत्म होने के बाद में वो क्या ईएमआई भर सकेगा नहीं भर सकेगा, वो जिम्मेदारी पेरेंट्स को अपने खाए जाती है। करेक्ट। और मैंने ऐसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे रिलेशंस में भी है कि जिन्होंने बच्चे को, अभी जॉब का इतना खराब पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में, तो जॉब नहीं मिलता है, नहीं मिल रही है यहाँ। और पेरेंट्स को फिर वापस वो ईएमआई भी भरने पड़ते हैं। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे तो सब चीज़ खराब हो जाती है। एक आपने छोटा सा गलत डिसीजन लिया तो आपका बच्चे का लाइफ भी खराब हुआ, आपका रिटायरमेंट लाइफ भी खराब एग्जैक्टली। तो ये बाद में वो इतना मतलब कि उसके पास कोई रास्ता ही नहीं रहता। एब्सोल्युटली। और ये आपने सही भी बोला कि हमारे इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाओ, आप चीजें खरीदते हो ना, उस पे इंश्योरेंस ज्यादा महंगा रहता है, वो हाँ। चीजों का प्राइस ज्यादा कम रहता है। सही है। तो मुझे लगता है दे आर सो प्री प्लान्ड एंड एवरीथिंग इज सो प्रोटेक्टेड। राइट। अगर मैं गाड़ी की बात करूं, गाड़ी का कॉस्टिंग कम होता है, इंश्योरेंस का कॉस्टिंग हैवी लगता है। बराबर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी समय आ गया है कि हमको फाइनेंशियल लिटरेसी समझनी बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है डे 1 से प्लानिंग शुरू हो जानी चाहिए। जब मैं अगर LIC की बात करूं, ये बहुत ट्रेडिशनली रन बिजनेस रहा है हमेशा से। अगर मैं करंट
फेस की बात करूं, हाउ इवॉल्विंग इज दिस, मतलब कितना चेंज हो चुका है अब? काफ़ी कुछ चेंज हुआ है और चेंज करना भी पड़ेगा। हम्म। अभी भी हमारे कुछ एजेंट्स मित्र भी, इवन हमारी ऑफिस एलआईसीज की भी, और काफ़ी जगह पे अभी भी जो मार्केट के हिसाब से हमको चलना चाहिए ना, वैसे हम नहीं चल रहे। बहुत मतलब फील हो रहा है, दुख हो रहा है। हम इतने साल से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हैं कि आज अदर कंपनीज जो हिसाब से और जैसे वो मतलब एग्रेसिवली लोगों की नीड के हिसाब से काम कर रहे हैं ना, उसमें हमारे एजेंट्स मित्र वो काम नहीं कर रहे। ट्रू। दैट्स वाई मेहनत थोड़ा कहीं ना कहीं सेटबैक भी कम होता हो है। गई है, मुझे लगता है मेहनत कहीं ना तो कहीं कम हो गई है। वो पहले का जो स्टाइल था ना, वही स्टाइल से अभी भी या लोग या काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो नहीं चलने वाला। अग्रीड। तो आपने जब ये पहले भी जो पूछा ना कि क्या चेंजेस, ये चेंजेस जब तक आप नहीं करोगे, और आज एक दो चेंजेस से नहीं होते, आज फुल आपका सराउंडिंग का टोटल चेंजेस करना। अग्रीड। तो वो चेंजेस वेरी स्लो, कुछ ट्रेडिशनली ही चलते हैं, तो थोड़ा तकलीफ तो है। मैंने देखा है आपके इंडस्ट्री में, अगर मैं एलआईसी ये सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, दे हैव क्रिएटेड वंडर्स। काफी एजेंट ने वंडर्स क्रिएट किया हंड्रेड है, परसेंट कोई डाउट बहुत ज्यादा वंडर्स क्रिएट किया है। वो उनकी सोच और उनकी आगे बढ़ने के पैशन की वजह से कई चीजों में बदलाव लेकर आए हैं। बराबर है। वो ट्रेडिशन से हटके भी कई सारी चीजों में वो लोग ने काम किया है। राइट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब तक इवॉल्व नहीं होगे, जब तक आप चीजों को बदलोगे नहीं, सोच को भी नहीं बदलोगे, तो मुझे लगता है कि आपको यही चीज लगेगा, सामने वाले से एक ही एनर्जी मिलेगी कि भाई मुझे नहीं करना। बराबर। Right, so it's very important to understand that, you know, being an agent also, there are a lot of things that you have to work on. It's not only selling a product or a service, it's more than selling an emotions or a trust. यस, 100%। आप Right. ये इंडस्ट्रीज में आप कुछ चीज डायरेक्टली बेचते नहीं हो, हाँ, तो जैसे प्रकार। इनटेंजिबल हम्म। प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपको खाली एब्सोल्युटली। सपने बेचने हैं। सपने बेचने हैं, तो एग्जैक्टली। सपने में अगर उसको सपना ही अच्छा नहीं बेचोगे तो कैसे हाँ, लेगा। करेक्ट। जैसे अगर मैं आपकी बात करूं, 31 दिसंबर 2026 तक आपकी 100 फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने की जो आपकी एक ड्रीम है, कहाँ तक पहुंची है अब तक? अभी अराउंड 25 to 30% लोगों को मैंने कवर कर लिया है। वाओ। और चालू है मेरा। अभी जैसे मैं एक इवेंट कर रहा हूँ, तो इट्स ऑन 26 जून, तो जहाँ पे मैं मेरे सभी क्लाइंट्स वगैरह को इनवाइट करके, यहाँ पे मैं कुछ सेल करने के लिए नहीं, बस एक मेरा एक सर्विंग ये एक पीपल। सर्विस के बदले में मैं इसको बोलता हूँ, मैं ये पर्पसलेस एक इवेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे मैं ये एक ही ऐसा है कि मुझे उसमें मेरा कोई पर्पस नहीं, हम्म। और बस खाली एक है कि सबको एक अच्छा हैप्पीनेस लगे, और एक 3 to 4 आवर सब लोग हैप्पी रहे, और सबको ऐसा लगे कि प्रकाश भाई ने कुछ अच्छा किया। करेक्ट, सो नाउ यू आर ऑन द जर्नी कि आपको अभी लोगों को सर्व करना है। यू वांट टू मेक देम फाइनेंशियली फ्री एंड हैप्पी। और ये सब करेंगे तो पैसा है ना, वो या तो जो भी चीज़ आपको चाहिए वो अपने आप आता आई गेस भागवत में भी ये चीज कहा है। है हाँ, कि आप जो भी कमाते हो उसका 10% आपको अच्छे काम में डालना चाहिए, सही राइट, है। एज अ सर्विस। सो इफ यू गिव यू गेट इट बैक। वो 100%। परसेंट भगवान का है, वो भगवान खुद बोलता है कि भाई इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करो जो जिसको चाहिए, जिसकी जरूरत है। करेक्ट। So I guess you are on a very good mission and wish you all the best. And थैंक यू। I'm sure that the kind of passion that you have, you'll be able to achieve this number very soon. Apart from this, अगर मैं बात करूँ, आप spiritually भी काफी connected हो, right? तो अगर मैं spirituality और financial passion की बात करूँ, do you think it can go hand in hand? 100%। क्योंकि आज के ज़माने में अगर आपको स्पिरिचुअल जर्नी में भी आगे बढ़ना है, या स्पिरिचुअली भी कुछ पाना है ना, तो पहले आप पैसे से या फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे ना, तो ही आप उस जर्नी पे जा सकते हैं। वरना आपका खुद का आपको खाने पीने के प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली के प्रॉब्लम्स है, और फिर आप क्या आपके माइंड को या आपको क्या सेटल करोगे। Correct.
और क्या आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ोगे। ठीक है, आजकल स्पिरिचुअल का एक स्टाइल और जो भी कहो सब पूरा अलग हो गया ट्रेंड। है, तो वो एक उसको हम बात ना करते हुए एक खाली कहें कि रियल जिसको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, और जो रियल स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं वो कभी मार्केट में या टीवी वगैरह पे आते नहीं। तो जो स्पिरिचुअली जिसको आगे बढ़ना है, तो वो पहले आगे कैसे बढ़ेगा, जैसे वो अपने को फाइनेंशियली स्ट्रांग करेगा ना। फाइनेंशियली स्ट्रांग में ऐसा भी नहीं है कि भी फिर उसकी कुछ ना कुछ आगे आगे की महत्वाकांक्षाएं और भी होती जाए, कि अभी मैंने ये ले लिया, अभी और ले लूं, फिर करूं तो नहीं। वांट या कीप्स लेकिन वो इंक्रीजिंग। वांट को एक लिमिट लाके हाँ, कि भी मेरे को एक बस मेरे को मेरा इतना इतना ये हो गया, तो फिर अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी करेक्ट। मैं मेरे ये जर्नी के लिए कुछ सोचना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहता हूँ, करेक्ट। तो आप जरूर कर सकते हो। एब्सोल्युटली। जितने भी महापुरुष हो गए हैं, महावीर भगवान है, ये सब क्या थे, ये लोग फाइनेंशियली सबसे ज्यादा स्ट्रांग थे। बुद्ध भगवान क्या थे, करेक्ट। ये सब लोग जब फाइनेंशियली फुल स्ट्रांग हो गए बाद में उसने अपनी जर्नी की। करेक्ट। और ये सब हमको इसीलिए दिखाया जाता है कि देखो ये देखो ऐसे ही होता है, तो आप इसको भी फॉलो करो, कि भी आप भी ये करो, लेकिन बाद में उसको एक एंड लाओ और फिर आगे बढ़ो। करेक्ट। और हर एक इंसान की हमारा जन्म जो होता है वो आफ्टर ऑल यही इसीलिए होता है कि भी जर्नी हमारी स्पिरिचुअली कैसे आगे बढ़े। करेक्ट। देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड लाइफ आफ्टर डेथ, राइट, जो किसी ने देखी नहीं है, देखी खाली नहीं। सुनी है। तो अगर आप अभी के ही अपने कर्म ऐसे करो कि भाई आफ्टर डेथ भी आपका सोल नो या एक सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन पे रहे। अगर मैंने जैसे ये भी देखा है, मैंने ये भी सुना है, जैसे आई वाज रिसर्चिंग अबाउट यू, आप शिव जी के भी भक्त हो, तो शिव जी के ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स है जो आप फाइनेंशियल प्लानिंग में यूज करते हो? शिव जी के तो बहुत सारे रूप है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन जो है ना शिव जी का, डिसिप्लिन जहाँ तक हमारे फाइनेंशियल उसमें नहीं आएगा ना, तो हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। और शिव जी का जो वो है कि एक शांत काम डिसिप्लिन, हाँ। वो जो करेक्ट। उसका एक रूप है। और उससे जैसे अभी हाँ, आप किसी भी शिव जी के मंदिर में जाएंगे तो आपको ऐसा एक जो फील होता है, वहाँ पे आपको कभी भी ऐसे नाच गाने का या ऐसा कुछ फील नहीं होगा। करेक्ट। वो जो एक बिल्कुल। कामनेस होती है और एक शांति होती है, और वो डिसिप्लिनिंग, क्योंकि वो डिसिप्लिन है इसके लिए। आप एग्जैक्टली। नृत्य में डिसिप्लिन नहीं हो नहीं आ सकते। सकते। तो सेम इसीलिए शिव जी के हिसाब से डिसिप्लिन में जितना आप अपने प्रोफेशन में आप जितना भी काम करोगे ना, उतना अच्छा है। तो मैं ऐसा मानता है कि डिसिप्लिन जितना होएगा उतना हमारा प्रोफेशन अच्छी तरह चल सकता करेक्ट। और मुझे लगता है सारे जितने भी हमारे आइडल्स हैं, जितने भी हमारे भगवान हैं, सभी के अपने है। कैरेक्टराइजेशन है। 100%। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सभी के कैरेक्टराइजेशन को हर एक चीज में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, अब राइट। जैसे आपने शिव जी के बारे में बात की जो डिसिप्लिन सिखाता है, राइट। देयर आर गॉड्स जो जिनके पास सुपर पावर है, जो ब्रिलियंटली चीजों को करते थे, जैसे कृष्ण की बात करूं हाँ, मैं, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अंडरस्टैंड करो चीजों को और अपने बिजनेस में भी ये चीजों को इम्प्लीमेंट करो। कहीं ना कहीं ये बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आता है। आप एक बुक भी लिख रहे हो यस। जो विच इज योर अपकमिंग लॉन्च, उसके हाँ, बारे में कुछ बताना चाहोगे? बुक मेरा जो है वो करंट अफेयर्स के ऊपर है, हम्म। वो फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है। ओके। ये बुक जो है वो आने वाले 10-15 साल के बाद में जो मुझे दिख रहा है कि क्या होने वाला है उसके ऊपर। ओके। और बहुत मैं अभी बात नहीं करूँगा, हम्म। लेकिन ऐसा है कि शायद वो बुक, मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसके रिलेटेड काफ़ी सारे आर्टिकल्स और काफ़ी चीज़ आई है मार्केट में, लेकिन मैंने अपने हिसाब से उस बुक में काफ़ी नया नया चीज़ मैंने ढूंढा है और लिखा है। हम्म। और अगर आगे आने वाले 25 साल में अगर हम ये चीज़ को नहीं देखेंगे तो शायद हो सकेगा कि हम बहुत अंधकार में चले जाएं। हम्म। और ये खाली मैं इतना ही बोलता हूँ कि आप खाली ये
ज़्यादा मैंने बात करते हो बुक के बारे में, लेकिन डिजिटलाइज के ऊपर ये जो पूरा बुक है, और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स है, एंगल्स है, कहाँ से क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या होगा। ओके। जस्ट कल ही रात को मैंने प्रबोधन ठाकरे में स्वामी ज्ञान वत्सल जी को सुना, हम्म। जो स्वामी नारायण के बहुत या बड़े स्पीकर, सब हाँ लोग जी, जानते हैं उसको। हाँ जी। तो वहाँ पे भी उसने, उसमें वो उसका जो थीम था वो आनंद उत्सव करके था। तो उसमें उसने कहा था कि हमारा जो मैक्सिमम टाइम है वो मोबाइल या गैजेट में कैसे चला जाता है, बिल्कुल। और उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और उसने जो काफ़ी कुछ बताया वो इतना शॉकफुल था कि आप मान नहीं सकते। तो उसके रिलेटेड है, टोटली डिजिटल के ऊपर भी ऐसा नहीं बोला जा सकता है, लेकिन थोड़ा इर्द गिर्द उसके आजू बाजू में है। आपको मैं ज़रूर बुक गिफ्ट करूँगा। बिल्कुल मैं पढ़ना भी चाहूंगी, यस बिकॉज मैं श्योर। भी स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हूँ। मेरे पापा, हमारे परिवार का खुद का मंदिर भी है, अच्छा। शिव जी के भक्त हैं हम खुद भी। और आई बिलीव दैट ये जो आप करंट अफेयर्स वगैरह की बात कर रहे हो, आई गेस हर एक बुक में कहीं ना कहीं बहुत सारी लर्निंग छुपी हुई रहती है। आई एम ऑल्सो बुक लवर। ओके। आई रीड लॉट ऑफ बुक्स। अगर आप देखोगे मेरे इर्द गिर्द आपको कई सारी बुक्स दिखेगी। लेकिन जो आपने लिखा है कि नहीं कोई बुक? स्टॉर्म मेड मी सीईओ मेरी बुक है। ओह वेरी गुड। सो ये मेरी अपकमिंग लॉन्च है। सुन आई विल बी लॉन्चिंग इट। इसके लिए भी हम इवेंट करेंगे, आपको बकायदा इनविटेशन आपको भी भेजेंगे। बट yeah, I'm a lifelong learner and I would love to read your book and share my own perspective of it. जैसे आपने डिजिटलाइजेशन की बात की, अगले 10 साल में आपको क्या लगता है, लाइक टॉकिंग अबाउट एआई एंड फिनटेक, जितने भी ट्रेडिशनल एजेंट्स हैं उनके लिए क्या बदलाव लेकर आएगा? जो इसके साथ में जुड़े नहीं रहेंगे ना, उसके लिए बहुत बड़ा तकलीफ। हम्म। और जो उसको प्रेम से एक्सेप्ट करेगी उसके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। पर मैंने आपकी इंडस्ट्री के कई सारे अभी भी देखे हैं कि उनको फियर है टू कम ऑन सोशल मीडिया, 100% है। टू बी डिजिटलाइज। इसमें है ना, मैंने, आपकी बात एकदम सही है। जो काफ़ी सीनियर एजेंट है, जो मेरे साथ वाले हैं, समझो 35-40 ईयर्स से जो इंडस्ट्रीज में है, वो लोग अपनी एज की वजह से या अपने एक ट्रेडिशनल वजह से वो है ना, नए चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। आई एग्री। और दैट्स वाई उनका भी ग्रोथ है ना, वो वहाँ पे थोड़ा स्टेबल हो जाता है। यस, एब्सोल्युटली। और अगर यही लोग अगर इसको प्रॉपरली एक्सेप्ट कर ले ना, तो ये शायद जो उसने अभी तक किया है ना, उससे 10 गुना एक साल में कर सकते हैं। राइटली सेड। लेकिन वो माइंडसेट, और अभी जैसे मेरे को पर्टिकुलरली थोड़ा डिजिटलाइज, मतलब ये सोशल मीडिया ये थोड़ा कम पसंद है। लेकिन लास्ट 2 ईयर्स से मैंने उसके ऊपर इतना फोकस चालू कर दिया है कि जैसे अभी आपके साथ जुड़ा हूँ, ये भी पार्ट ऑफ द दैट। मेरा यूट्यूब चैनल या जो भी है सब कुछ अभी मैंने, आई गेस इट्स ऑल अबाउट शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। तो और कहीं ना कहीं ये भी एक सेवा ही है। 100%। यू आर रीचिंग पीपल, यू आर शेयरिंग योर लाइफ एक्सपीरियंस, यू आर शेयरिंग नॉलेज। यस। और ये उसका आपको रिजल्ट ऐसा नहीं होता है कि जल्दी मिल जाए, क्यों? जरूरी नहीं है। आप आज आपने बीज बोला और कल आपको फ्रूट मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बोना तो है। तो नहीं, मुझे लगता है ऑडियंस देख रहे हैं, 100%। पीपल आर वाचिंग यू। इट्स माय ओन एक्सपीरियंस दैट विद लेस फॉलोवर आल्सो मुझे लोगों ने देखा है, मुझे लोगों ने सुना है टियर 2 टियर 3 सिटीज में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पीपल आर वाचिंग यू, व्हाटएवर यू आर शेयरिंग इट इज इम्पैक्टिंग। और आप कैसे क्या क्या शेयर करते हो और कैसे शेयर करते हो, वो मायने रखता है। एग्जैक्टली। जैसे कल ही मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने मुझे बोला कि मैंने कहीं स्वेन तो जगह से मुझे फ़ोन आया, तो मैंने उसको बोल दिया कि भी मेरा प्रकाश भाई देख रहे हैं, मुझे ज़्यादा कुछ बात नहीं करनी। तो बोलता है यार वो तुमको जानता है। तो मेरे को भी ताजुब हुआ। मैं बोला बोलता है, मैं भी उसको ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, लेकिन मैंने बोला तो उसने बोला कि हाँ मैं जानता हूँ, फिर उसने फ़ोन रख दिया। करेक्ट। तो अभी सोशल मीडिया से कहाँ से कैसे वो मुझे जानता है वो मुझे भी मालूम, लेकिन जानता एग्जैक्टली। सो दैट्स व्हाट आई मीन, पीपल आर वाचिंग यू। कहीं कम फॉलोअर हो या ज्यादा हो,
people are watching you and people are understanding and listening to you. हाँ, कई बार मतलब ऐसे experiences out of no where किसी के DMs ऐसे भी आए हैं कि आपको सुन के हमको बहुत अच्छा लगता है, so हाँ। sometimes you feel good, right? अब एक appreciation मिलता है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं और करें. अगर मैं विकसित भारत 2047 की बात करूं, ऐसे क्या बदलाव आएंगे या आने वाले हैं जिसके लिए हमको फाइनेंशियली रेडी होना चाहिए? 2047 का इंडियन गवर्नमेंट, मोदी जी का एक सपना है कि हर घर में एक पॉलिसी होना चाहिए। तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट कुछ डिफरेंट वे से काम कर रही है। IRDA भी कुछ काफ़ी सारे चेंजेस और सब ला रही है। हमारे इंश्योरेंस कंपनीज को भी काफ़ी अलर्ट कर दिया है। और ऐसा एक Okay. वो है कि आप लोग हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि हमारे यहाँ फिर भी आज बहुत कम है ये 30% से भी कम लोगों के पास इंश्योरेंस है। हाँ. और 10% से भी कम लोगों के पास एडिक्वेट इंश्योरेंस है, कि जिसको आज मेरे फैमिली के हिसाब से या मेरे बिजनेस के हिसाब से मेरा समझो 10 करोड़ का होना चाहिए और मेरे पास 2 करोड़ है या 1 करोड़ है, इट इज़ नॉट एडिक्वेट। तो मेरा होना चाहिए उतना नहीं है। तो वैसे वाली जो पॉपुलेशन है वो बहुत 7 to 10% ओनली। करेक्ट. इसीलिए गवर्नमेंट ने FDI 100% कर दिया है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस के अंदर आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस ले। तो क्योंकि हमारे यहाँ खाली LIC के ऊपर डिपेंड रह के गवर्नमेंट ने देख लिया कि क्या हो सकता है और क्या हुआ और कितना हुआ। करेक्ट. बाकी की कंपनी आने से कोई भी एंगल से कैसे भी करके काम हो रहा है। तो 2047 तक ये जो सपना है, और ये हमको खास करके हम एजेंट लोगों को अवेयरनेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों वेरी के लिए इंपॉर्टेंट. इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस समझाना। आई गेस दिस इज वेरी अनस्पोकन सेगमेंट. 100% बहुत लोग बात नहीं करते. नहीं करते। अभी भी लोगों को समझ में नहीं आता ये चीज, दैट इंश्योरेंस होना क्यों जरूरी है. ये जो पहले के हमारे मतलब पहले के ये जो सेटबैक है ना, और हम हाँ. लोग वो ही बहुत अभी भी खा रहे हैं। एग्जैक्ट. तो थैंक यू सो मच. वी हैड Yes, वंडरफुल yes. कॉन्वर्सेशन. Thank you so बहुत ही बढ़िया कॉन्वर्सेशन रहा है. बहुत चीजों के बारे में समझा है आज, फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर के भी, राइट फ्रॉम यू नो starting your job to having a child to becoming a couple, किस तरीके से आपका प्लानिंग होना चाहिए. वी आर हेडिंग टुवर्ड्स लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर शो, दैट इज रैपिड फायर राउंड. तो जो भी क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगी, आपको सिर्फ 1 वर्ड में आंसर देना है. Sure. Are we ready for it? Yes, yes. All right, then let's begin. एक SIP या एक इंश्योरेंस, अगर सिर्फ एक चूज करना हो आज के 30 साल के इंश्योरेंस। सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती जो आपने पर्सनली की, जो आप पब्लिकली शेयर कर सकते हो? मैंने मेरे बचपन में ही मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं स्टार्ट किया। एग्जैक्टली. मार्केट क्रैश में आप क्या करते हो? बाय, होल्ड या कॉल करते हो क्लाइंट्स को? जिस क्लाइंट के पास लिक्विडिटी है उसको मैं बोलता हूँ कि आप और ले लीजिए, और जिसके पास लिक्विडिटी नहीं है उसको बोलता हूँ कि आप होल्ड करिए। नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन अननेसेसरी एक्सपेंस या मेंटल हेल्थ इन्वेस्टमेंट? आपकी सुबह की पहली फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या है? न्यू चेक, पोर्टफोलियो देखो या पहले योगा? योगा। गोल्ड, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, एक वर्ड में हर एक को रेट करो. गोल्ड को मैं कोल्ड कहूँगा, रियल एस्टेट हॉट कहूँगा, क्रिप्टो करेंसीज क्या आपने पूछा? हॉट, वार्म, कोल्ड या स्किप? स्किप. और एक बाकी रह गया म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड, वो बाकी का जो भी है वो रहेगा. एक बॉलीवुड फिल्म जो फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे अच्छा लेसन देती है? बागबान. अग्रीड. ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करके भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया रिजल्ट लेकर आए थे. बागबान. और अपना जो भी अपनी कॉन्वर्सेशन हुई उसमें एक रिटायरमेंट के बारे में, वो मेरे बहुत दिल के करीब है कि रिटायरमेंट ये एक ऐसा सेगमेंट है जो हमारे इंडिया के अंदर एग्जैक्टली 90% लोग उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं. ट्रू. सब कुछ अपने बच्चों को दे देते हैं. और 80 to 90% लोग रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, और 6 to 7% लोग को गवर्नमेंट एडेड जो रिटायरमेंट का फंड मिल रहा है उससे चला रहा है. वेरी बैड.
करेक्ट। अगर प्रकाश जोशी जी नाम का कोई क्लाइंट आता तो आप उससे पहले क्या एडवाइस देते? डिपेंड अपॉन उसकी एज और उसकी इनकम और उसकी फैमिली के हिसाब से उसको गाइड करूँगा, ऐसे ही नहीं गाइड करूँगा। करेक्ट। फ्री फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप में सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या आती है इंडियंस की? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए जल्दी राजी नहीं होते, करेक्ट। उनको फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए अवेयरनेस नहीं, नहीं है। ट्रू। और वो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है। और उसके लिए मेरा मानना है कि स्कूल से ही हमको कुछ बच्चे को सिखाना पड़ेगा कि या फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे। फाइनेंशियल लिटरेसी शुड बी अ सब्जेक्ट। गवर्नमेंट का अकेले का इसमें कोई रोल नहीं। हाँ, करेक्ट। तो और हम लोग अभी आफ्टर 30-40 ईयर्स के बाद में हम 20-25 साल के बच्चे को समझाने को जाएंगे तो उनको थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन Correct. यही चीज़ अगर हम उसको 10-12 साल के बच्चे को समझाने का स्टार्ट कर दें तो शायद बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। वेरी राइटली सेड। थैंक यू सो मच वंस Yeah, welcome. अगेन। बहुत ही अच्छा कॉन्वर्सेशन रहा प्रकाश जी। वन लास्ट एडवाइस यू वांट टू गिव टू द ऑडियंस व्हेन यू टॉक अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? सबसे बड़ा एडवाइस ये होगा कि आप आपका जैसे हेल्थ चेकअप कराते हो, सिमिलरली आप आपका फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप भी करा लीजिए। ट्रू। फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप एक हम लोग ने एक टेक्निकली, साइंटिफिकली और प्रॉपर वे में बनाया हुआ हमारा एक पैरामीटर्स क्वेश्चंस है। तो जैसे हम हमारे अगर हेल्थ चेकअप करा दे तो ब्लड वगैरह के काउंट आते हैं, सिमिलरली इसमें भी काउंट आते हैं, और इस काउंट के हिसाब से हम क्लाइंट को बताते हैं कि आपकी क्या रियल में ज़रूरियात है और क्या आपने बाई चांस किया हुआ है तो उसमें क्या गलत किया है या क्या गलत आगे और एडिशन Correct. करना चाहिए या डिलीशन करना चाहिए। ये हम जो बताते हैं ये हम क्लाइंट के साथ में डिस्कस करना चाहते हैं, और हम लोग ने अभी एक प्रैक्टिस बनाया है कि वाओ। मैक्सिमम क्लाइंट के साथ में हम उसका पहले फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करते हैं। तो अगर किसी को अपनी फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करनी है और आप ही के पास से करनी है तो वो आपको अप्रोच कैसे करे? मेरी वेबसाइट है, मेरे मोबाइल नंबर वगैरह। वेबसाइट का नाम बता सकते हो आप? prakashbjoshi.com। इस वेबसाइट पे जाके आप अगर पूरा देख सकते हैं, और उससे आप हमको कांटेक्ट करेंगे, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, और जितना हो सके उतना जल्दी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों एंगल से हम आपका फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करेंगे और आपको आपका स्कोर बताएंगे। और ये मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ किसी को भी कि मैं कोई सेल करने के लिए आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा, केवल और केवल मेरा काम है। जैसे कि आप लेबोरेटरी में जाते हो तो चेकअप कराते हो तो लेबोरेटरी वाला आपको खाली रिपोर्ट देता है, या डॉक्टर का काम है मेडिसिन देना या ट्रीटमेंट करना। हालांकि मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरा एक दूसरा डिपार्टमेंट है पैथोलॉजिकल डेपो लेबोरेटरी जैसा, जहाँ पे ओनली चेकअप होता है। करेक्ट। तो पहले आप मेरे से चेकअप कराओगे, मेरी टीम चेकअप करेगी, और उस चेकअप के बाद में आपको ऐसा लगे कि भी मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ और आपको मुझसे ट्रीटमेंट कराना है तो आप मुझसे ट्रीटमेंट कराइए, वरना आपको कोई दूसरा अच्छा डॉक्टर लगता है तो आप इसी स्कोर के साथ दूसरे डॉक्टर के साथ अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। करेक्ट। तो ये मेरा सबसे बड़ा संदेश है ऑल पब्लिक्स के लिए कि आप आपका फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप कराइए, और आप आपके फैमिली के लिए कराना है, ये Correct. आपके और आपके फैमिली के लिए। करेक्ट। और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, 100%। और ये मुझे लगता है नई चीज है, यू नो, फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप। या ये आप करते हो तब आपको पता चलेगा कि यू नो वेयर एग्जैक्टली यू आर। यस यस। और इसमें आपको मैं खाली निराली जी बता दूं कि मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 15 to 20 मिनट अगर आप मेरे से आप ऑनलाइन भी अगर जूम पे या ऑनलाइन मिल गए और आपने मेरे बात की, मैं आपके साथ 20 मिनट में आप क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसको रिप्लाई करो, और वो 15 से 20 मिनट में आपका मैं टोटल बता दूंगा, और आपको मैं बता दूंगा कि ये आपको करना चाहिए, ये आपने एक्स्ट्रा किया, ये नहीं किया, ये आप बाद में आप आपका देख लो। करेक्ट। वेरी नाइस। आई मीन इट्स अमेजिंग कि अगर लोगों को 15-20 मिनट में काफी सारी चीजों के बारे में समझ में आती है, अपने फाइनेंशियल स्टेटस की, आई गेस नथिंग लाइक 100%। सो थैंक यू। एंड वन लास्ट मैसेज फॉर आवर प्लेटफॉर्म, एक सोच, वन आइडिया दैट चेंज्ड योर लाइफ। मैंने जब भी मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ये एक सोच में है, तो मेरे को है ना सबसे जो अच्छा लगा निराली जी कि जो आपका एक सोच जो नाम है ना, मैंने उस नाम से लेके ही आपके साथ मैंने कनेक्टिंग कर ली। करेक्ट। सही में बोल रहा हूँ,
मैंने उनको साथ उसने मुझे बताया कि और भी ये है वो है, कुछ भी काफ़ी सारी बातें हुई, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, ये जो एक होता है ना आइडेंटिटी, करेक्ट और एक जैसे किसी का भी ब्रांड होता है तो कैसे एक आइडेंटिटी होती है, बाटा करेक्ट है या करेक्ट करेक्ट समझो पिज़्ज़ा है या ऐसा जैसे है मैकडोनल्ड है, ये सब जो ब्रांड एक होती है ना उसकी एक जो आइडेंटिटी, तो जो आपका जो ये नाम है ना एक सोच, ये इतनी अच्छी आइडेंटिटी है, खास करके ये पर्टिकुलर पॉडकास्ट के फील्ड के अंदर ये अमेजिंग लगा, और मैंने तुरंत ही आपके साथ में कि मैंने निराली जी से तो मिलना ही थैंक यू सो मच प्रकाश जी आने के लिए और हमको उस काबिल समझने के लिए कि ये प्लेटफॉर्म पे आकर के बहुत बढ़िया। कई सारी चीजें हम कर सकते हैं। एक सोच भी एक सोच ही थी हमारी शुरुआत करने की, कि हमको लगता था कि सभी की एक सोच से ही उनकी जर्नी की शुरुआत होती है। बहुत अच्छा। और ये डाइस पे जितने लोग आए, जितने भी गेस्ट आए हैं, सभी ये थीम की वजह से आए हैं। ओह आज तक जितने भी हमने ऑलरेडी 75 प्लस क्रॉस कर चुके हैं हम। 100 का हमारा भी एक एम है, वो सुन हम लोग 2 महीने में वो भी क्रॉस कर लेंगे। पर जितने भी लोग आए हैं सभी ने एक ही चीज बोली कि निराली जी आपकी ये जो थीम है, एक सोच है, वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। सो थैंक यू सो मच वंस Sure, अगेन sure. फॉर Thank बीइंग you. देयर। प्रकाश जी दिल से थैंक यू। आज की कॉन्वर्जेशन सिर्फ फाइनेंस तक लिमिटेड नहीं थी, ये एक माइंडसेट शिफ्ट था। आपने बहुत सिंपल और पावरफुल तरीके से समझाया कि पैसे सिर्फ अर्निंग नहीं, अंडरस्टैंडिंग और प्लानिंग का गेम है। दोस्तों, अगर आप भी अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो, एक छोटा सा स्टेप आज ही लीजिए। अपना फ्री फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप जरूर कराइए। प्रकाश सर की डिटेल्स शो नोट्स में अवेलेबल है। अगर आपको ये एपिसोड वैल्यूएबल लगा हो तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एक सही सोच एक पूरी जिंदगी बदल सकती है। मैं हूं निराली पंड्या और आप सुन रहे हो एक सोच। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सोचो, सीखो और ग्रो करते रहो। साइनिंग ऑफ, निराली पंड्या।